वेलकम टू द चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज दोस्तों हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बिहार एससीईआरटी बुक का दोस्तों क्लास 10 का हिस्ट्री का बुक पढ़ने वाला है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि बिहार में जो सेकेंड फेज का शिक्षक बहाली है बहुत ही जल्द होने वाली है। जैसे कि आपको पता होगा कि उसके लिए रोस्टर क्लियरेंस के लिए जितने भी जिला के डीएम हैं उनको लेटर लिख दिया गया है। तो हो सकता है कि 10 से 15 दिन के अंदर में दोस्तों आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी लोग सीरियस कैंडिडेट है, जो तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से अभी से ही अपना सिलेबस को रेडी करने पर ध्यान दें। क्योंकि देखिए अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आएगा, नवंबर लास्ट लास्ट होते होते या दिसंबर में होते होते आपका दोस्तों यहाँ पे परीक्षा भी ले लिया जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी आपका सिलेबस है दोस्तों, क्लास 6 to 8 का हो या 9-10 का हो या 11-12 का हो, जो भी लोग तैयारी करते हैं उसको अच्छे से करते हैं, अपना तैयारी करते रहे। जो हम लोग अभी कर रहे हैं दोस्तों, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का जितना भी बुक है दोस्तों, बिहार एससीईआरटी या एनसीईआरटी, उस सबको हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये में अभी जो चल रहा है क्लास 10 का हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। इससे पहले की जो था क्लास 9 का जो भी हिस्ट्री था मैंने सारा का सारा कंप्लीट करा दिया है 4 वीडियो में। अगर कि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाके चैनल पर देख सकते हैं। मैं उसका अलग से एक अपना उसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। ठीक है, तो बिना देर किए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। बाकी जो भी आपका अपडेट होगा मैं आपको वीडियो के थ्रू देता रहूंगा। जैसे ही क्लास 10 का दोस्तों चैप्टर नंबर 1 में आते हैं, आपको बता देना चाहता हूं कि जो क्लास 10 का दोस्तों हिस्ट्री है, इसमें टोटल चैप्टर और नंबर ऑफ चैप्टर 8 चैप्टर है। और डेली डेली करके हम लोग 2-2 चैप्टर करके क्लियर करेंगे, जैसे कि क्लास 9 का क्लियर किया। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों आपके लिए मैंने जितने भी एससीईआरटी बुक थे और एनसीईआरटी बुक थे अच्छे से पढ़ के उसको, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसका एक नोट्स बना दिया हूं ताकि कम समय में बार बार आप रिवीजन कर पाएं और इसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्लास 9 में दोस्तों आइएगा चैप्टर नंबर 1 में, तो यहाँ पे जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं। सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, ऑस्ट्रेलिया नहीं यहाँ पे ऑस्ट्रिया कीजिएगा, ऑस्ट्रिया के चांसलर, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया, जिसका उद्देश्य यूरोप में शांति संतुलन को स्थापना करना था। तो आपको बस यहाँ से यही याद रखना रखिएगा कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक, वियना सम्मेलन के माध्यम से दोस्तों यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। जैसा कि क्लास 9 में हम नेपोलियन युग क्या था, इसके क्या दुष्परिणाम हुए, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है कि सिसिली और नेपल्स के प्रदेश सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ये कुछ गलत लिखा गया है तो इसको आप हटा दीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ आते हैं यहाँ पे कि फ्रांस में 28 जून 1835 ईस्वी में गृह युद्ध आरंभ हुआ, जो जुलाई क्रांति कहा गया, जिसे बुर्बो वंश का अंत हुआ। दोस्तों आपको याद होना चाहिए ये कि जुलाई क्रांति कब हुआ था, 28 जून 1835 ईस्वी में ये जुलाई क्रांति हुआ था। अगला है यहाँ पे गैरेवाल्डी पेशे से एक नाविक था। हो सकता है आपका सवाल पूछ सके। 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण मेजनी, काउंट काउर, गैरीवाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं मैनुअल जैसे शासक के योगदान से पूर्ण हुआ। आपको याद रखना है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, कब हुआ था, वो हुआ था 1871 ईस्वी में। जो ज्यादा देता है वो मेजनी के बारे में देता है कि इटली एकीकरण में किसका मुख्य भूमिका था, तो मेजनी का था। ऐसे में तीनों लोग का था, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मेजनी है। आपको याद रखना चाहिए ये चीज को। 1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रशा के नेतृत्व में जाल्वेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया था। तो जाल्वेरिन क्या था दोस्तों, तो जर्मन व्यापारियों के द्वारा एक खोला गया संस्था था जो कि आर्थिक समानता को मतलब बरकरार रखने के लिए किया गया था। तो आपसे ये नहीं सवाल पूछेगा कि क्या हुआ था, आपसे डायरेक्ट यही सवाल पूछेगा जाल्वेरिन क्या था, यानी कि जाल्वेरिन इनमें से कौन सा है, और ऑप्शन में दे देगा क्या था, तो ये जर्मन व्यापारियों के द्वारा खोला गया एक संस्था था। अगला पॉइंट आते हैं कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था, तो वो अपनाया था बिस्मार्क ने। याद होना चाहिए आपको। 19 जून 1870 ईस्वी में फ्रांस के शासक नेपोलियन एवं प्रशा, यहाँ पे प्रशा कीजिएगा, प्रशा के बीच सेडान की लड़ाई हुई। इन दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई दोस्तों। ठीक है, आप लोग ये चीज याद रखिएगा। जो ये फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, किन देशों के बीच हुआ था, तो वो हुआ था
फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। सेडान की लड़ाई कब हुआ था? तो यही फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था दोस्तों, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है कि 1832 ईस्वी में यूनान को एक राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान कब अपना अलग हुआ, एक राष्ट्र घोषित किया गया? 1832 ईस्वी में। तो देख रहे हैं दोस्तों, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट निकल के आता है कि मैसूर का शासक जो टीपू सुल्तान था दोस्तों, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, जिसके प्रभाव से उसने जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई तथा उसका सदस्य बना। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता की संधि भी लगवाया। यहाँ से डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिलता है कि टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? तो फ्रांसीसी क्रांति से वो काफी प्रभावित था और उसी को देखते हुए जैकोबिन क्लब की स्थापना किए थे। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे चैप्टर 1 में जो भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था, एनसीईआरटी से हो या एससीईआरटी से हो दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं बता दिया। ठीक, जैसे ही एससीईआरटी बुक के चैप्टर खत्म कीजिएगा दोस्तों, तो लास्ट में यहाँ पे आपका कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं उस बुक में। आइए हम आपको ये भी जान लेते हैं। इटली और जर्मनी वर्तमान के किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत। फ्रांस के किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? जैसे कि ऊपर में हमने बताया, बुर्बो वंश की स्थापना की गई। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो वो था कार्बोनरी संगठन से। ये सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो भी चीज हम लिखे हुए हैं ना, ये या तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है या तो हो सकता है मोस्ट एक्सपेक्टेड है, हो सकता है इसी में से आपको सवाल देखने को मिल जाए। अगला है यहाँ पे कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था? तो वो था ऑस्ट्रिया। याद रखिएगा आप लोग। काउंट काविर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था दोस्तों? वो किया था प्रधानमंत्री के पद पर। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो वो एक नाविक था। अगला पॉइंट है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो वो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। देखिए यहाँ पे आ गया ना, जलवेरिन एक संस्था थी किसकी? तो ये तो यहाँ पे एक वर्ड में इसका ऑप्शन दे दिया है कि व्यापारियों की संस्था थी। और क्या, और बड़ा बड़ा बीपीएससी सवाल पूछने मतलब ऑप्शन देने लगे तो वहाँ पे दे देगा कि जर्मनी के द्वारा व्यापारियों के अपने आर्थिक मदद के लिए एक संस्था खोला गया था, या अमेरिका के द्वारा व्यापारियों के द्वारा संस्था था, या एक गवर्नमेंट संस्था था। इसी तरह से सवाल दे देगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। इसीलिए आप लोग अच्छे से इसको समरी पढ़िए और बार बार रिवीजन कीजिए ताकि एक अच्छे मुकाम पर आप पहुंच सके। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि लौ एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था बिस्मार्क ने किया था। ठीक, अगला है जो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। अभी पीछे हमने बताया कि किन दो देशों के बीच में हुआ, तो जल्दी से कमेंट में बिना पीछे किए हुए वीडियो को यहाँ पे लिख के ही जाइएगा आगे कि कौन सा दोनों देशों के बीच में हुआ था, तब पता चलेगा कि यहाँ ध्यान से आप लोग देख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणादायक था? वो था यूनान का। अगला पॉइंट है कि 1829 ईस्वी को दोस्तों एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो जो एड्रियानोपुल की संधि हुई थी 1829 ईस्वी में तुर्की के साथ में हुआ था। आप लोग को याद होगा। यहाँ पे आपका जो चैप्टर 1 का दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट था, मैंने सारा का सारा डिटेल में कवर कर दिया। अगर कि आप बुक भी पढ़िएगा तो इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं बनेंगे वहाँ पे, जो कि मतलब बीपीएससी के नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं चैप्टर 2 के तरफ। जैसे ही क्लास 10 का एससीईआरटी बुक का बिहार का दोस्तों पढ़िएगा हिस्ट्री, तो वहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का नाम है जो समाजवाद एवं साम्यवाद। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सा आपका पॉइंट इंपोर्टेंट रहने वाला है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, जो कार्ल मार्क्स थे वो जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, यही डायरेक्ट सवाल आपसे पूछेगा कि आधुनिक समाजवाद का जनक किन्हें माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे कि कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। ये तो एकदम वीवीआई कर लीजिए, बहुत बार और बहुत सारे एग्जामों में यही पूछ दिया गया है कि दास कैपिटल पुस्तक कब प्रकाशित किया गया था? तो 1867 ईस्वी में यह बुक प्रकाशित किया गया था। दास कैपिटल किसका बुक है? वो कार्ल मार्क्स का बुक है।
ये बार बार भूलिएगा नहीं। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है, कार्ल मार्क्स द्वारा जो रचित था। कार्ल मार्क्स ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 ईस्वी में किया था। उसने अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा दिया। आप लोग ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला पॉइंट है जो दोस्तों, पेरिस सम्मेलन 14 जुलाई 1800 यहाँ पे लिखा गया है, 1889 याद रखिएगा। पेरिस जो सम्मेलन हुआ था 1889 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट है कि 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल किया एवं प्रदर्शन किया। तब से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से आपका एक वीवीआई जो दोस्तों बनता है वो क्या बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब से मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 1 मई 1890 ईस्वी से। आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक, जितने भी लोग वीडियो हमारा देख रहे हैं जल्दी से जल्दी पहले अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर कर दें तथा वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, क्योंकि इस तरह का कंटेंट ना हम बोल रहे हैं ना, पूरा यूट्यूब पर छान मारिए आप। अगर कहीं भी इस तरीका का कंटेंट मिल जाए तो आप हमको बता सकते हैं कि नहीं वो पढ़ा रहे हैं। मैंने एक बहुत ही बेहतरीन तरह से दोस्तों आपके लिए ये रेडी किया हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे 1970 ईस्वी में पूर्व रूस में रोमन और राजवंश का शासन था। ठीक, उस समय सम्राट को जार कहा जाता था। जो रूस के सम्राट है उसको जार कहा जाता था। तो दोस्तों याद रखिएगा 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता समाप्त किया गया। यहाँ पे याद रखिएगा 1861 में दोस्तों क्या हुआ था, अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता को समाप्त किया गया था। आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है रूसो जापानी युद्ध 1904-05 में रूस एवं जापान के बीच हुआ, जिसमें रूस की हार हुई। आपसे डायरेक्ट यही सवाल पूछेगा कि रूसो जापानी युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1904-1905 ईस्वी में। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 का। रूस के हार के बाद 1905 में रूसी क्रांति हुई, जिसमें 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो को नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन किया। आपको याद रखना है ये वाला चीज कि रोटी दो का नारा किस क्रांति में दिया गया था, तो रूस क्रांति के द्वारा दिया गया था। अगला पॉइंट है कि 22 जनवरी पुराने कैलेंडर से 9 जनवरी 1950 को खूनी रविवार, लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। खूनी रविवार कब हुआ था, वो हुआ था 22 जनवरी को। ठीक, डेट आप हमेशा साल अगर पूछे तो 1950 में आप लोग याद रखिएगा। खूनी रविवार जो हुआ था 22 जनवरी दे या 9 जनवरी दे, तो कभी कभी देता है ये कैलेंडर से वो कैलेंडर से, तो आप लोग दोनों याद रखिएगा 9 जनवरी या 22 जनवरी 1950 को खूनी रविवार हुआ था। अगला पॉइंट, सन 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया। मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि अभी सरकार जैसे अभी संसद में जो बिल पेश किया गया है दोस्तों, लेडीज का जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ाने को लेकर, ठीक है, तो महिला एम्पावरमेंट को बहुत ध्यान में रखा गया है। तो हो सकता है आपको यही सवाल पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, तो 1975 से मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया। यहाँ से देखिए ऊपर में एक नारा आया आपका रोटी दो का नारा। रोटी दो का जो नारा मतलब था वो रूस की क्रांति से था, और यहाँ पे एक नारा निकल कर सामने आता है कि रूस के बोल्शेविक क्रांति के बाद भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया गया। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे ट्रोट्स्की के नेतृत्व में एक विशाल सेना, लाल सेना का गठन किया गया। लाल सेना का गठन किसने किया, तो वो किया ट्रोट्स्की ने किया। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है कि आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया गया था। चेका क्या था, एक पुलिस संगठन था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है सन 1918 ईस्वी में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस का नया संविधान बनाया गया। इसके द्वारा रूस का नाम सोवियत समाजवादी राज्यों का समूह यानी इसे यूएसएसआर के रूप में परिवर्तित किया गया तथा सोवियत नामक
स्थानीय समितियां बनाई गई। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। रूस का संविधान कब बनाया गया? 1918 ईस्वी में। अगला पॉइंट है 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो जाती है और सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हो जाती है और बहुत सारा देश, छोटे छोटे देश, जो कि आप रूस देख रहे हैं, पहले वो यूएसएसआर था, में विभक्त हो जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आपका चैप्टर 2 जो भी था साम्यवादी और समाजवादी खत्म होता है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें आपका क्या एमसीक्यूज दिया गया है आपके बुक में। जैसे कि देख सकते हैं, पहला ही सवाल यहाँ पे आता है कि रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? अभी हम यहाँ पे बताएं 1861 ईस्वी में कृषि दासता का अंत हुआ रूस में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो जो रूस में जार का अर्थ होता है वो रूस का सम्राट होता है। अगला पॉइंट है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के ट्रियर प्रांत पर, ऊपर में जैसे हम आपको बताएं। ठीक। अगला पॉइंट है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ? वो हुआ रूस में। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था दोस्तों? तो जो यूटोपियन समाजवादी थे वो थे कार्ल मार्क्स नहीं थे, याद रखिएगा। वार एंड पीस किसकी रचना थी? तो वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो ये जो हुआ था नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला यहाँ पे आपका सवाल दिया गया था बुक में कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो जो लाल सेना का गठन किया था वो किया था ट्रोट्स्की ने। अगला पॉइंट है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1924 ईस्वी में। अगला यहाँ पे ब्रेस्टेल्टियस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो वो हुआ था रूस और जर्मनी के बीच में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो जरूर से जरूर, आपका फीडबैक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि इस सेशन को आगे बढ़ाने में हमको मदद मिल सके। और दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कर दिया कीजिए दोस्तों, ताकि और भी नीडी पीपल के पास हमारा वीडियो पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर 3 और 4 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद।